और खोज खबर में सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, मुंबई की, जहां पर है देश की आर्थिक राजधानी। लेकिन वहां का मुख्यमंत्री कौन होगा, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी भी तकरार जारी है। महाराष्ट्र में कैसे बनेगी सरकार, बीजेपी शिवसेना में कौन झुकेगा, अभी भी इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। शिवसेना के तेवर लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। शिवसेना बराबरी की हिस्सेदारी चाहती है, लेकिन बीजेपी ये देने को तैयार नहीं है। शिवसेना बीजेपी को वादों की याद दिला रही है, लेकिन बीजेपी तमाम बातों को दरकिनार कर रही है। मुंबई में सियासत उबाल पर है। सबकी नजर अब दिल्ली पर टिकी है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या संकेत देते हैं। चुनाव जीत गए, बहुमत मिल गया, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी पर जारी महासंग्राम का द एंड फिलहाल नजर नहीं आ रहा। सीएम के सवाल पर महाराष्ट्र की सियासत हर दिन नई करवट ले रही है। शिवसेना के जो तेवर हैं, उससे लगता है कि ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि उद्धव ठाकरे इसे नाक की लड़ाई बना चुके हैं। शिवसेना का साफ कहना है कि वो समझौते के लिए तैयार नहीं है। शिवसेना कोई बच्चा पार्टी नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी के जन्म से पहले 25 साल पहले हमारा जन्म हुआ इस महाराष्ट्र के राजनीति में। उद्धव जी ने कहा है कि हमारे भी कांटेक्ट में, संपर्क में सभी लोग हैं, सभी आप जिसका भी नाम लो हमारे संपर्क में। गठबंधन को बहुमत मिला है और सारे विकल्प खुले हैं, जैसे बयानों के जरिए शिवसेना सीएम देवेंद्र फडणवीस पर वार कर रही है। महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में बहुत कम ही राजनेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किया हो, लेकिन फडणवीस की दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही वो मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। वैसे इस मुश्किल घड़ी में बीजेपी के लिए राहत भरा बयान आरपीआई की तरफ से आया है। हाँ, तो मतलब शिवसेना बीजेपी में 50-50% की मांग चल रही है, लेकिन जहाँ तक उनके 50% का मांग है वो कोई मंजूर होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव की खास बात विपक्ष का मजबूत होना है। शिवसेना के विकल्प खुले होने के बयान पर कांग्रेस भी पैनी नजर रखे हुई है कि उन्होंने दावा किया 220 सीटों का, 220 सीट तो आई नहीं है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। और देवेंद्र फडणवीस तो कह रहे कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं, तो मुख्यमंत्री बने और बन के बताएं। महाराष्ट्र में 1986 से बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन है। सिर्फ 2014 में दोनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। क्या गठबंधन फिर उसी दिशा में बढ़ रहा है या फिर अमित शाह के दखल से मामला सुलझ जाएगा? मामला सुलझा तो भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि झुकेगा कौन, शिवसेना या बीजेपी? बीजेपी और शिवसेना के नेताओं को लग रहा है कि सरकार बनाने में जो पेंच फंसा हुआ है उसका हल एक ही आदमी निकाल सकता है, और वो है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। अब देखना यह है कि अमित शाह कब पहल करते हैं और उद्धव ठाकरे को फोन करते हैं। 50-50 फॉर्मूला यानी सत्ता में बराबरी की हिस्सेदारी, यही चाहती है शिवसेना। शिवसेना का सबसे ज्यादा जोर मुख्यमंत्री पद को लेकर है। उद्धव लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह से हुई बातचीत का हवाला दे रहे हैं। सीएम पद पर 2.5 साल की दावेदारी की बात की जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी दावेदारी पर सवाल उठा रही है। 50-50 के चक्कर में फंसी है महाराष्ट्र की सियासत। गठबंधन का 50-50 फॉर्मूला, जब से महाराष्ट्र में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, बार बार शिवसेना बीजेपी को यही फॉर्मूला याद दिला रही है। चुनाव परिणाम के बाद सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वादे की याद दिलाई। लोकसभा का चुनाव जब होने जा रहा था, उस दरमियान अमित भाई मेरे घर आए थे और हम दोनों ने बैठकर जो फॉर्मूला था वो तय किया था। अब समय आया है वो जो फॉर्मूला तय हुआ था उसके ऊपर अमल करें। पहली बार ठाकरे परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में उतरा है। आदित्य ठाकरे ने वर्ली से चुनाव जीता है। शिवसेना को सीएम पद का मोह है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। चुनाव से पहले जब गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ था, तब उद्धव ठाकरे ने शिव सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैंने बाला साहब से वादा किया है कि एक दिन शिव सैनिक सीएम बनेगा। चुनाव परिणाम बीजेपी के उम्मीदों के मुताबिक नहीं है और शिवसेना को सीएम पद पर दावेदारी जताने का मौका मिल गया है। शिवसेना बीजेपी को बार बार कह रही है, क्या हुआ तेरा वादा? वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के आला नेता और देवेंद्र फडणवीस 50-50 फॉर्मूले को सिरे से खारिज कर रहे हैं कि इस प्रकार का लोकसभा के समय 2.5 साल मुख्यमंत्री का प्रस्ताव आया था, लेकिन इस प्रस्ताव पर क्या निर्णय हुआ
ये मुझे मालूम नहीं, ऐसे देवेंद्र जी ने कहा है, ये तो अमित भाई को मालूम है। तो इस प्रकार से अमित भाई और उद्धव जी एक दूसरे से बात करते हुए उसकी स्पष्टता लाएंगे। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी सीएम पद को लेकर देवेंद्र फडणवीस पर वार किया गया है। सामना ने लिखा है कि देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद कहा था कि सारे पद बराबर बांटे जाएंगे। अगर इसमें मुख्यमंत्री का पद नहीं आता है तो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को फिर से लिखे जाने की जरूरत है। शिवसेना बिहार में जेडीयू की तरह महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी के साथ बराबरी की हिस्सेदारी चाहती है। बोला था काट तो काटे, गलत है। बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी के विदेशी दौरे पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी इस वक्त विदेश के दौरे पर हैं और पार्टी ने कहा है कि वो मेडिटेशन करने के लिए गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा है कि दुनिया मेडिटेशन के लिए भारत आती है, फिर राहुल गांधी विदेश क्यों जाते हैं। राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर पहले ट्वीट और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो राहुल गांधी आखिर विदेश बार बार कहां जाते हैं, क्यों जाते हैं, इसको गुप्त रखने की क्या आवश्यकता है। He has traveled at least on 16 occasions abroad in the last 5 years since 2014. बीते 5 साल में राहुल गांधी ने 16 बार निजी विदेश दौरा किया है। बीजेपी ने राहुल गांधी के लगातार विदेश दौरों को लेकर सवाल उठाए हैं। 30 अक्टूबर यानी कल राहुल गांधी के विदेश दौरे की जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया था कि राहुल गांधी मेडिटेशन विजिट पर देश से बाहर हैं। कांग्रेस के इस दावे पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने निशाना साधा, ट्वीट कर राहुल गांधी को घेरा और अब जीवीएल नरसिम्हा राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने पूछा कि आखिर राहुल अपनी यात्राओं को इतना गोपनीय क्यों रखते हैं, विदेश में गुप्त रूप से दौरे का मकसद क्या है। बीजेपी इसका जवाब मांगती है। उनकी यात्राओं का खर्च कौन उठा रहा है। जीवीएल नरसिम्हा राव ने कांग्रेस के मेडिटेशन वाले दावे पर भी चुटकी ली। भारत को विश्व के मेडिटेशन कैपिटल के पूरे विश्व में एक जानकारी है। क्या आप केवल भारत की छवि को खराब करने के लिए मेडिटेशन के नाम पर जा रहे हैं? तो ये सारी जानकारी राहुल गांधी जी को देनी चाहिए और उनके खर्चे के बारे में भी पूरी जानकारी देने के लिए हम उनसे मांग करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने चिट्ठी लिखकर सभी सांसदों को विदेश दौरे की जानकारी संसद को देने की बात कही थी, लेकिन क्या वजह है कि राहुल गांधी अपने विदेश दौरों के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं। सवाल राहुल गांधी पर है, लिहाजा कांग्रेस बैकफुट पर। कोई प्राइवेट विजिट में जाता है, प्राइवेट यात्रा में जाता है, उसके लिए किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि व्यक्तिगत आज़ादी हर व्यक्ति की है देश के अंदर, तो राहुल गांधी के बारे में क्यों चर्चा की जाती है। तो कब और कितनी बार कांग्रेस राहुल गांधी के विदेशी दौरों पर सफाई देगी। अब बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की द बर्निंग ट्रेन की। कराची रावलपिंडी तेजगाम एक्सप्रेस में आग लग गई है। इस हादसे में 73 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों जख्मी हो गए। मौलाना फजलुर रहमान के आजादी मार्च के मौके पर हुए इस हादसे का ठीकरा सरकार उनके सिर फोड़ना चाह रही है। आग की लपटों में घिरकर जलती ट्रेन, ये मंजर देखने वालों में दहशत पैदा करता है। पाकिस्तान के कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस सुबह जब शोलों में घिरी तो चीख पुकार मच गई, मगर ट्रेन की तेज रफ्तार के आगे यात्री मजबूर थे। कोई अमला नहीं था, कोई पुरसाने हल नहीं था, ठीक है ना, और जो उनकी जंजीर होती है, मतलब चेन होती है, वो भी काम नहीं कर रही। ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन रफ्तार की वजह से कुछ ही वक्त में बर्निंग ट्रेन बन गई और मुसाफिर झुलसने लगे। कुछ ने जान बचाने के लिए ट्रेन से छलांग लगा दी, लेकिन जब तक ट्रेन रुकती तब तक 6 बोगियां जलकर राख हो चुकी थी। हादसे के बाद पाकिस्तान के बड़बोले रेल मंत्री शेख राशिद ने तबलीगी जमात के सिर हादसे का ठीकरा फोड़ा है। उनके मुताबिक
पीड़ितों में तबलीगी जमात का एक ग्रुप है जो लाहौर में इज्तिमा के लिए यात्रा कर रहा था। उनका कहना था कि यात्रियों के पास नाश्ते का सामान, सिलेंडर और चूल्हे थे। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से ट्रेन में आग लग गई। ये हमारी कोताही है कि इसमें ये चूल्हे ले जाने में कामयाब हो गए और सिलेंडर के फटने से छोटे स्टेशनों पे हमारे पास स्कैनर नहीं है, बड़े साथ के साथ डिविजनल हेडक्वार्टरों पे स्कैनर है। ये एक खूनी हादसा हुआ जिसका बहुत अफसोस है। हालांकि पाकिस्तानी रेल मंत्री के दावे को गलत बताया जा रहा है। ये बिलावा जगह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि तबलीगी जमात वाले जो हैं वो जो सिलेंडर की वजह से आग लगी है। बताया जा रहा है कि आग से जो 3 बोगियां सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, उनमें 200 से ज्यादा लोग सवार थे। ये लोग एक जलसे में शामिल होने जा रहे थे। आज की रात पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए कयामत की रात से कम नहीं है। इमरान और उनकी सरकार के खिलाफ शुरू हुआ आजादी मार्च आज इस्लामाबाद में दाखिल हो गया, लेकिन इस मार्च से इमरान के दिल की धड़कन भी ऊपर नीचे हो रही है। ये वही इस्लामाबाद है जहां नवाज शरीफ के खिलाफ घेराबंदी कर मार्च कर इमरान पाकिस्तान के पीएम बने थे और आज एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने के लिए तैयार है। इस आजादी मार्च को पाकिस्तान के हर शहरी की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान में जिस विरोध प्रदर्शन और लॉकडाउन को हथियार बनाकर इमरान खान ने सत्ता हथियाई है, आवाम को बरगलाकर, जन विरोध को सुलगाकर जिस तरह इमरान खान ने नवाज शरीफ को उखाड़ फेंका है, अब उन्हीं हथियारों को इमरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की लीडरशिप में अथाह जनसैलाब देखकर इमरान की सांसें अटक रही हैं। मौलाना के काफिले को इस्लामाबाद आने से रोकने की इमरान की सारी चाल नाकाम हो गई। इधर आवाम सड़कों पर है, उधर इमरान खान आजादी मार्च पर सवाल उठा रहे हैं। किसी को ये इजाजत नहीं दे सकते कि वो किसी वर्दी में अपनी वर्दी बना के आगे आए कि जी हमारी फोर्स है। फोर्स एक ही है, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं हो सकती। ये जो आप जत्थे बना के डंडा लेके लोगों की तरबियत करा रहे हैं, ये तरबियत आपकी नहीं चलेगी। वहीं फजलुर रहमान का आरोप है कि इमरान खान ने चुनाव में धांधली करके सत्ता हासिल की है और अब वो किसी भी कीमत पर 15 महीने पुरानी इमरान सरकार का इस्तीफा चाहते हैं। 25 जुलाई 2018 को जो इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, उसमें बदतरीन धांधली हुई थी। हम उसके नताइज को तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान में इस वक्त गो नियाजी गो के नारे लग रहे हैं। प्रदर्शनकारी इमरान खान को नियाजी कहकर घेर रहे हैं। इमरान की हुकूमत में पाकिस्तान इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है, जिससे निपट पाने में इमरान खान फिसड्डी साबित हो रहे हैं। फजलुर रहमान के इस मार्च को पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। कौम से वादा करता हूँ कि नए इलेक्शन के शफाफ इलेक्शन के नतीजे में अगर हमें मौका मिला तो इसी तबाहकुन मईशत को इंशाअल्लाह 6 महीनों में उनको अपने पांव पे खड़ा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान की गले की ऐसी फांस बनकर अटक गए हैं कि इमरान उससे तड़प रहे हैं। मौलाना के इस आजादी मार्च से इमरान डरे और सहमे हुए हैं कि लोकतंत्र का दिखावा करने वाले पाकिस्तान में मार्शल लॉ के हालात आ पहुंचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने मीडिया को आजादी मार्च की कवरेज करने से रोक रखा है। पाकिस्तान की राजधानी में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। सड़कों पर जगह जगह जेसीबी से गड्ढे कर दिए गए हैं। फिलहाल दहशतगर्दियों को पनाह देने वाले पीएम इमरान खान खुद दहशत में जी रहे हैं और आज की रात शायद पीएम इमरान के लिए उनकी जिंदगी की सबसे भारी रात साबित होने वाली है। और अब बात भारत के दिल दिल्ली की, जहां पर जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए हर बात पर राजनीति हो रही है, त्योहार पर भी। दिल्ली में छठ पूजा पर गदर मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी कालका जी इलाके में छठ घाट नहीं बनने दे रही। वहीं बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी जानबूझकर तथ्यों को गलत पेश कर रही है और मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। यहाँ के जो लोकल बीजेपी के काउंसलर हैं मिस्टर सुभाष बढ़ाना,
वो कहते हैं मैं ये छठ नहीं मनने दूंगा। सौरभ भारद्वाज जो यहाँ का विधायक है वो बाहर के गुंडे लाकर और जबरदस्ती इस पार्क को उजाड़ना चाहता है। अभी देखिए जितने लोकल खड़े हैं यहाँ पर यहीं के लोग हैं। दिल्ली में छठ पूजा पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। छठ पूजा घाट के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर का अंबेडकर पार्क इस सियासी जंग का सेंटर बन गया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी पार्षद और उनके समर्थक पार्क में छठ मनाने से रोक रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी पार्षद का आरोप है कि आम आदमी पार्टी छठ पूजा पर राजनीति कर रही है। इस मामले पर टकराव इतना बढ़ गया कि पुलिस बुलानी पड़ी। छठ घाट बनाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है। जो निगम पार्षद हैं, स्थानीय निगम पार्षद हैं, उनका यह साफ तौर पर कहना है कि ये पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और आम आदमी पार्टी जानबूझकर यहाँ छठ घाट बनाना चाहती है, जबकि स्थानीय पार्षद जो स्थानीय लोग हैं वो नहीं चाहते। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के मौके पर पहुंचने के बाद उनके समर्थक जबरन पार्क में घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन बीजेपी समर्थकों ने पुलिस के साथ मिलकर उन्हें रोक लिया। पुलिस के सिपाही धक्का मुक्की कर रहे हैं। पुलिस के सिपाही धक्का मुक्की कर रहे हैं। सांसद संजय सिंह यहाँ पे आए हुए और पुलिस देखिए वहाँ से गुंडागर्दी कर रही है। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब पार्क में छठ पूजा के लिए खुदाई का काम शुरू किया गया। स्थानीय लोगों के विरोध के चलते बीजेपी पार्षद ने पार्क की खुदाई रुकवा दी, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार ने जिन पार्कों में छठ पूजा की इजाजत दी है उनमें ये पार्क भी है। वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन दिल्ली में छठ पूजा पर पॉलिटिक्स चरम पर है। वहाँ जो घटना हमारे संज्ञान में आई है वो घटना वहाँ के RWA और वहाँ के जो छठ घाट बनाना चाह रहे थे लोग, उनके बीच एक विवाद है। वहाँ की लोकल समस्या को लोकल लोगों को समझ लेने दो, उसमें विवाद क्यों लगाते हो। छठी मैया की पूजा हो रही थी 4 सालों से, आज नहीं 4 सालों से। ये यहाँ के विधायक हैं सौरभ भारद्वाज जी, इसकी बाकायदा परमिशन है। यहाँ घाट बनना था, कल आके भाजपाइयों ने घाट तोड़ दिया। यहाँ घाट तोड़ने के बाद हमारे विधायक से मारपीट की। आज छठी मैया का आभूषण चूड़ी वो फेंक रहे हैं। ये देखिए, ये छठी मैया का आभूषण फेंक रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज से आगाज हो गया। आज नहाय खाए से छठ पूजा की शुरुआत हो गई। दिल्ली से लेकर पटना तक छठ व्रती त्योहार की तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच दिल्ली में छठ को लेकर सियासत जारी है, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली में घाटों पर अभी भी समुचित साफ सफाई नहीं है। से किनका लागे एक घरेलू छठ बारातिया से किनका लागे। 4 दिन तक चलने वाले छठ पर्व का आगाज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। छठ व्रतियों ने कद्दू भात का प्रसाद बनाकर व्रत की शुरुआत की। व्रत के दूसरे दिन कल शाम खरना की पूजा होगी। लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर घाटों की साफ सफाई का काम आखिरी दौर में है। पटना से लेकर वाराणसी तक गंगा किनारे का माहौल गुलजार हो गया है। रात भर लोगों के गंगा किनारे रुकने की व्यवस्था की जा रही है। दूर दूर से लोग यहाँ छठ की पूजा करने आ रहे हैं। पर्व के लिए ले जा रहे हैं जी हाँ। तो हर साल ले जाते हैं इसको जब पर्व होता है? हर साल ले जाते हैं, हर साल शुद्ध होता है ये पानी? हाँ, इसका खास महत्व है गंगा का महत्व है। सीएम नीतीश कुमार गंगा घाट पर छठ पर्व की तैयारियों का जायजा लेने पहुँचे। जिन घाटों पर ये पूजा होनी है उसके हिसाब से सब तरह की तैयारी, लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो और सेफ्टी के लिए पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी छठ पर्व के लिए घाट तैयार हो रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने यमुना के घाटों का जायजा लिया। कि दिल्ली में जमुना जी तिरवा छठिया हुई है जरूर। अरे आवे सब जमुना जी तट पे, आदित्य बाबा सुनी है जरूर।